नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में न्याय की अवधारणा। इससे पहले हमने स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। स्वतंत्रता और समानता इन दोनों के संबंध के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के बिना किसी भी एक की प्राप्ति नहीं हो सकती, और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता और समानता ऐसे अधिकार हैं जो उनको या उनके लिए बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से न्याय की अवधारणा को यदि हम लें तो न्याय की अवधारणा वैसे कोई नई अवधारणा नहीं है, आज की अवधारणा नहीं है। हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक भी पढ़ते हैं और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में जब हम प्लेटो पढ़ते हैं तो प्लेटो की विचारधारा के प्रारंभ से ही हम न्याय की चिंतन की अवधारणा पढ़ते हैं। प्लेटो का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक, उसका सबसे महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति है और उसके निवास की खोज करना है कि न्याय का निवास स्थान कहाँ है। रिपब्लिक में उसकी इस न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक ही न्याय से संबंधित रखा गया था। प्लेटो ने न्याय का या न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं करके नैतिक अर्थ में किया था। उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया और प्लेटो का मानना था कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। इसी तरह से हम न्याय की बात करें तो अरस्तु ने भी अपने विचारों में न्याय के बारे में काफ़ी लिखा और अरस्तु ने न्याय के दो भेद माने हैं, वितरणात्मक न्याय या वितरणात्मक न्याय या राजनीतिक न्याय, और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। ऑगस्टाइन न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्वप्रमुख तत्व मानता है और उसका कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता है वे डाकुओं के झुंड मात्र है। ऑगस्टाइन ने कहा था कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी की व्यवस्था मांग करती है। थॉमस एक्विनास कानून और न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय की विवेचना करते हैं। न्याय के संबंध में एक्विनास प्रधान रूप में रोमन विधिशास्त्रियों के मत का अनुकरण करते हुए कहते हैं कि यह प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है। भारतीय चिंतन में भी हम न्याय की बात करें तो मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज और सोमदेव आदि सभी के द्वारा राज्य की व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस संबंध में भारतीय राजनीतिक चिंतकों की विशेषता यह रही है कि उन्होंने प्राचीन युग में भी न्याय की उस कानूनी धारणा को अपना लिया था जिसे पश्चिम के राजनीतिक चिंतन आधुनिक युग में ही अपना सके। इस संबंध में मनु और कौटिल्य के विचारों का भी प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। मनु ने न्याय की निष्पक्षता और सत्यता पर बहुत अधिक बल दिया था और वे कहा भी करते थे कि जिस सभा में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उनके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है और उसका विचार है कि राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और कौटिल्य ने न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख करता है, धर्मस्थैर्य और कंटक शोधन। तो इस तरह से पाश्चात्य विचारक हों या भारतीय विचारक हों, सभी ने न्याय
के बारे में कुछ न कुछ अवश्य अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सामान्य रूप से न्याय समाज दर्शन की एक ऐसी बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक चिंतन के प्रारंभ से ही विचार होता रहा है और इतिहास में अनेक बार न्याय की व्याख्या हुई। कभी उसे जैसी करनी वैसी भरनी का पर्याय माना गया, तो कभी ईश्वर की इच्छा और पूर्व जन्म के कार्यों का फल। आधुनिक न्याय शास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो। तो न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है। उस व्यापक कल्याण की सिद्धि जो व्यक्तियों के अलग अलग कल्याण से भिन्न हो, बहुमत तक के कल्याण से भिन्न हो। वैसे न्याय की धारणा के प्रमुखतः दो आधार है, स्वतंत्रता और समानता। अब हम ये देखेंगे कि न्याय के कितने या किस प्रकार के रूप है या किन किन रूपों में हम न्याय को ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले नैतिक न्याय। परंपरागत रूप में न्याय की धारणा का नैतिक रूप ही अपनाया गया। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम है जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं, और इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। जब हमारा आचरण इन नियमों के अनुसार होता है तब वह नैतिक न्याय की अवस्था होती है, और जब हमारा आचरण इसके विपरीत होता है तब वह नैतिक न्याय के विरुद्ध होता है। नैतिक न्याय के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया जा सकता है उनमें से है सत्य बोलना या प्राणी मात्र के प्रति दया का बर्ताव, प्रतिज्ञा पूरी करना या वचन का पालन करना, उदारता और दान आदि। ये सभी नैतिक न्याय से संबंधित हैं। अगला हम लेंगे कानूनी न्याय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानूनी न्याय में वे सभी नियम और कानूनी व्यवहार सम्मिलित है जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार कानूनी न्याय की धारणा को दो अर्थों में हम ले सकते हैं। कानूनों का निर्माण अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायोचित होने चाहिए, और दूसरी बात कानूनों को लागू करना अर्थात बनाए गए कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू करने का मतलब यह है कि जिन व्यक्तियों ने कानूनों का उल्लंघन किया है उन्हें दंडित करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। फिर तीसरे रूप में हम लेते हैं राजनीतिक न्याय। राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पड़ता है। अतः सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे राज्य व्यवस्था को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सके, और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। यही राजनीतिक न्याय है, और इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक देश में ही हो सकती है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के कुछ और भी साधन है, जैसे वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र हो जहां और जिस देश में बिना किसी भेदभाव के व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त हो, ये सभी न्याय की धारणा में अंतर्निहित है। फिर हम बात करें सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। सामाजिक न्याय के अंतर्गत यह बात भी निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। इसमें यह बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए, और इस संदर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से भी ये आशा की जाती है कि वे अपने विधायी और प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करेगा जो समानता पर आधारित हो। वर्तमान समय में सामाजिक न्याय का विचार बहुत अधिक लोकप्रिय है,
और सामाजिक न्याय पर बल देने के कारण ही विश्व के करोड़ों लोगों द्वारा मार्क्सवाद या समाजवाद के अन्य किसी रूप को अपना लिया गया है। इस संबंध में पंडित नेहरू ने भी कहा था कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं, वरन सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है। तो इस तरह से सामाजिक न्याय के बिना समानता और स्वतंत्रता, इन दोनों की अवधारणा को भी किसी भी समाज में पूरा नहीं किया जा सकता, और सामाजिक न्याय की अवस्था में ही स्वतंत्रता और समानता का उपभोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक न्याय। ये आर्थिक न्याय भी सामाजिक न्याय का एक अंग है और कुछ लोग आर्थिक न्याय का तात्पर्य पूर्ण आर्थिक समानता से लेते हैं, किंतु वास्तव में इस प्रकार की स्थिति व्यवहार के अंतर्गत किसी भी रूप में संभव नहीं है। और आर्थिक न्याय से यदि सामान्यतः हम अर्थ लें तो उसका अर्थ है संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच विभेद की दीवार खड़ी की जाए और कुछ धनी मानी व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाए या उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाए। तो इसमें यह बात भी निहित है कि समाज में सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आरामदायक आवश्यकताओं व विलासिताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक न्याय यह मांग करता है कि प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये पूरी होनी अत्यंत आवश्यक है। और किसी भी समाज में आर्थिक आधार पर, या हम यूँ कहें कि अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत अत्यधिक खाई नहीं हो या गैप नहीं होना चाहिए। और आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को भी सीमित किया जाना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह आर्थिक न्याय में प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो और अमीरी और गरीबी के बीच ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दूरियां नहीं होनी चाहिए, आर्थिक विषमताओं का अंत किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान की हम बात करें तो भारतीय संविधान में भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श की वही भूमिका है जो मंदिर में मंगल कलश की होती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि संविधान निर्माताओं द्वारा इस तथ्य को समझ लिया गया कि सच्चे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता और समानता की ही नहीं वरन न्याय की भी आवश्यकता है, क्योंकि न्याय के बिना स्वतंत्रता और समानता के आदर्श बिल्कुल व्यर्थ हो जाते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया था और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए गए। सबसे पहले यदि हम देखें तो राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक व गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया गया और संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं भी प्रदान की गई। भारतीय संविधान के तीसरे भाग मौलिक अधिकार और चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए विविध उपायों का उल्लेख भी किया गया है। अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानूनों से समान सुरक्षा प्रदान की गई। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है। इसी तरह से अनुच्छेद 16 के द्वारा राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों को अवसर की समानता है और अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत का तथा अनुच्छेद 23 व 24 द्वारा बेगार व शोषण का अंत कर दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी विशेषतः अनुच्छेद 41 से 47 तक जो व्यवस्थाएं की गई है उसका लक्ष्य सकारात्मक है और सकारात्मक रूप से सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान किया गया है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में भी
न्याय की अवधारणा को पूर्णतः अपनाया गया है और स्वतंत्रता और समानता, जैसा कि मैंने कहा था, बिना न्याय की अवधारणा के संभव नहीं है। तो इन सभी की व्यवस्थाएं हम भारतीय संविधान में भी देख सकते हैं। धन्यवाद।